ससुराल में बहू का पहला 15 अगस्त। 15 अगस्त का दिन होता है और सभी लोग अपनी छतों पर पतंगबाजी कर रहे होते हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है और आसमान में रंग बिरंगी पतंग उड़ रही होती है। तभी एक निशा नाम की लड़की जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मोहिनी की पतंग तो कटेगी ही कटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार तो मोहिनी हार कर ही रहेगी, कोई मुझसे नहीं जीत पाएगा। दूसरी तरफ से अपनी छत से मोहिनी कहती है, चलो फिर ठीक है, इसी बात पर एक शर्त हो जाती है। अगर आज मैं जीत गई तो तुम मुझे पार्टी दोगी, वो भी डोमिनोज पिज्जा में। शर्त मंजूर है। निशा और मोहिनी में दमदार पतंगबाजी का कंपटीशन चल रहा होता है। वो एक दूसरे की पतंग को काटने में लगे होते हैं। जहां निशा पतंग से खिंचाव करने की कोशिश करती, वहीं मोहिनी बड़ी ही चालाकी से हल्की सी ढील छोड़कर एकदम खिंचाव मारती है, जिससे निशा की उड़ती हुई पतंग कट जाती है। वहीं मोहिनी अपनी पतंग के सहारे निशा की पतंग को अपनी ही पतंग में लपेटते हुए पकड़ लेती है और शर्त को जीत जाती है। आज तो तुम्हारा लगता है और तुम जीत गई। कोई बात नहीं, रही बात पार्टी की तो पार्टी भी तुम्हें मिल जाएगी। पतंगबाजी करने के बाद मोहिनी अपने घर में जाती है, जहां उसकी माँ ने 15 अगस्त की खुशी के लिए बहुत सारे पकवान बनाकर रखे होते हैं। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने को कुछ दो ना। तभी ममता अपने हाथों से अपनी बेटी को खाना परोसती है। अपनी थाली में 15 अगस्त वाले दिन नए नए पकवान देखकर मोहिनी को बहुत खुशी मिलती है और वो पेट भर कर खाती है। इस प्रकार मोहिनी हर साल 15 अगस्त को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है। ऐसे ही मोहिनी शादी के लायक हो जाती है, जिसके चलते ममता को उसकी शादी की चिंता होने लगती है। बड़ी हो गई हो और तुम्हारी शादी का समय आ गया है। तुम्हारी शादी होते ही मेरे कलेजे से भी बोझ उतर जाएगा। धत, ये कैसी बातें कर रही हो माँ? क्या मैं आपके ऊपर बोझ हूँ? बेटा, तेरे पिता के जाने के बाद बड़े ही कष्टों का सामना करके मैंने तुझे पाला है और मैं चाहती हूँ कि अब तेरे हाथ पीले हो जाएं और तू अपने ससुराल में खुशी खुशी रहे। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। तुम्हारी शादी होनी जरूरी है। अपनी माँ की खुशी के लिए मोहिनी शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों में ममता एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर अपनी बेटी मोहिनी की शादी कर देती है। शादी के बाद मोहिनी अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। शादी के 2 दिन बाद ही 15 अगस्त का त्योहार होता है, जिसकी चर्चा उसका पति अपने बड़े भैया से कर रहा होता है। भैया, 2 दिन बाद 15 अगस्त है और मेरे सभी दोस्त पतंग लेकर आए हैं। इस बार तो पतंगबाजी में हम हारेंगे नहीं, बल्कि 4 घरों से जीतेंगे। अपने ससुराल में जैसे ही मोहिनी अपने पति के मुंह से पतंगबाजी के बारे में सुनती है तो उसके अंदर जिज्ञासा आ जाती है और वो खाने की टेबल पर आकर उनकी सारी बातें सुनने लगती है। हर बार हमारा ही घर जीतता है, इस बार भी हम लोग ही जीतेंगे। आपको याद होगा भैया, पिछली बार हमने शर्मा जी के परिवार को कितनी बुरी तरह हराया था। आज भी वो लोग हमारे आगे सिर झुकाकर चलते हैं। कितना मजा आता है ना 15 अगस्त वाले दिन अपनी छत पर जाकर सबसे ऊंची पतंग उड़ाने का। अरे वो तो है ही। विक्रम अपने पास खड़ी अपनी पत्नी मोहिनी को देख उससे कहता है, अरे मोहिनी, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? जाओ जल्दी से हमारा टिफिन लेकर आओ, कहीं हम लेट ना हो जाएं। जी बिल्कुल, अभी लेकर आती हूँ। रसोई में टिफिन पैक करते करते मोहिनी अपने पिछले दिनों को याद करने लगती है कि किस प्रकार वह अपनी छत पर जाकर पतंग उड़ाया करती थी। इस बार भी मैं 15 अगस्त वाले दिन अपने ससुराल में पतंग उड़ाऊंगी और अपने परिवार का नाम रोशन करूंगी। फिर तो घर में सब लोग मेरी तारीफ ही करते रह जाएंगे। मोहिनी टिफिन पैक करके विक्रम और प्रवीण को दे देती है, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं और 15 अगस्त आ जाता है, जिस दिन विक्रम और प्रवीण दोनों भाई सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर अपनी छत पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्होंने बहुत सारी पतंग रखी होती है। अरे वाह भैया, आपने तो बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। इतनी सारी रंग बिरंगी पतंगे, और ये देखो मांझा भी बहुत अच्छा है। कहाँ से लेकर आए हो आप ये सारा सामान? अरे इम्पोर्टेड सामान है, तुझे तो पता ही है ना तेरे बड़े भाई को कितना शौक है पतंगबाजी का। अब तो देख, आज 15 अगस्त वाले दिन सब लोग हैरान रह जाएंगे हमारी पतंगबाजी देखकर। 15 अगस्त वाले दिन फिर से
सभी घरों की छत पर सभी लोग पतंग उड़ा रहे होते हैं। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों से पूरा आसमान कलरफुल हो जाता है। वहीं दोनों भाई आसमान में पतंग उड़ा रहे होते हैं। ये देख मोहिनी जल्दी से घर के काम करके छत पर जाने वाली होती है कि तभी उसकी सास गुलाबो उसे रोक लेती है। अरे बहू, ऊपर कहाँ जा रही हो? ऊपर तो विक्रम और प्रवीण के कई सारे दोस्त हैं, आदमी ही आदमी हैं। आज ऊपर मत जाना, चलो मेरे साथ रसोई में चलो, वहाँ बहुत सारे काम करने बाकी हैं। लेकिन माँ जी। अरे बहू, मुझे पता है तू छत पर क्यों जा रही है। छत से तुझे सारे सूखे हुए कपड़े उतार कर लाने थे ना, वो मैं पहले ही लेकर आ गई थी, क्योंकि विक्रम और प्रवीण दोनों छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। अगर चारों तरफ कपड़े सूखे होते तो उन्हें पतंग उड़ाने में दिक्कत होती। तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो रसोई में 15 अगस्त के लिए कुछ बना लेते हैं। गुलाबों की बातें सुनकर मोहिनी के सपनों पर फिर से पानी फिर जाता है। अगर हम रसोई में खड़े होकर सासू माँ के साथ खाना बनवाएंगे तो 15 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? मोहिनी को कुछ समझ नहीं आता। इसके चलते वो अपनी सास के पास रसोई में जाती है और उनके साथ खाना बनवाना शुरू कर देती है। ऐसे ही देखते शाम हो जाती है। शाम को विक्रम और प्रवीण मुस्कुराते हुए छत से नीचे उतरते हैं। उनके हाथों में कई सारी रंग बिरंगी पतंग होती है, जिन्हें देखकर मोहिनी अपने मन में सोचती है, जब मैं अपने मायके में थी तो मैं भी इसी प्रकार पूरा दिन छत पर पतंग उड़ाने के बाद नीचे आया करती थी और मेरे हाथों में रंग बिरंगी बहुत सारी पतंग होती थी। यही नहीं बल्कि मैं अपने मोहल्ले के बच्चों को भी परेड भी कराया करती थी और देशभक्ति के गानों पर डांस कराया करती थी। वो दिन भी क्या दिन थे। कितने अच्छे से मैं 15 अगस्त का त्योहार मनाया करती थी। मोहिनी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसकी आंखों में नमी आ जाती है, लेकिन वो ये सब छुपाती है और घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही देखते कुछ वक्त गुजर जाता है और देशभक्त मोहिनी के 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के अरमान धीरे धीरे मन ही मन मरने लगते हैं। ऐसे ही शादी के पूरे 2 साल बाद फिर से 15 अगस्त आता है। इस बार विक्रम 15 अगस्त वाले दिन मोहिनी को उदास बैठा हुआ देख उससे पूछता है, क्या हुआ मोहिनी, तुम इतना उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस मुझे अपने कुछ पुराने दिन याद आ गए। ऐसा बोलते हुए मोहिनी की आंखों में फिर से नमी होती है। इस बार विक्रम को मोहिनी के चेहरे पर कुछ अलग ही दिखता है, जिसके चलते वो मन ही मन सोचता है, हर साल मोहिनी के चेहरे पर एक खुशी होती है, लेकिन इस बार वो खुशी दिखाई नहीं दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के कामों की वजह से मोहिनी 15 अगस्त को सही से सेलिब्रेट ही नहीं कर पाती। इस बार मैं मोहिनी को अपने साथ छत पर लेकर चलूंगा। विक्रम ऐसा सोचकर इस बार खाना बाहर से ऑर्डर कर देता है और मोहिनी और अपनी माँ को छत पर बुला लेता है, जिसके बाद छत का नजारा देखकर मोहिनी को बहुत खुशी मिलती है। अभी विक्रम पतंग उड़ाते हुए डोर मोहिनी के हाथों में पकड़ाता है और उसे पतंग उड़ाना सिखाने लगता है। लेकिन मोहिनी तो पहले से ही पतंगबाजी में मास्टर होती है। वो डोर को लेते ही पतंग को आसमान में बहुत ऊंचाइयों पर उड़ाती है और कुछ ही देर में वो आसमान से कई सारी पतंगे काटकर आसमान को साफ कर देती है। ये देख विक्रम और प्रवीण हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, मोहिनी को तो बहुत अच्छी पतंग उड़ानी आती है। अरे मोहिनी, तुमने मुझे इसके बारे में कभी बताया नहीं। आपने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया था। मैं अपने मायके में बहुत पतंग उड़ाया करती थी और 15 अगस्त को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती थी। मोहिनी अपने पति और जेठ और अपनी सास को अपने 15 अगस्त सेलिब्रेशन के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। उस 15 अगस्त के बाद से अब मोहिनी अपने पति के साथ खुशी खुशी हर 15 अगस्त को सेलिब्रेट करती है और अपने ससुराल में भी खुश रहती है। निशा बहुत गरीब घर की थी। उसका कहीं रिश्ता तय नहीं हो रहा था। फिर आखिरकार अमीर दुर्गा देवी अपने बेटे सोहन के लिए निशा के घर रिश्ता ले जाती है। समधन जी, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने मुझ जैसे गरीब घर की बेटी को अपनाया, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। पर हमारे पास शादी करने के लिए कुछ अच्छा इंतजाम नहीं है, पर हम कर लेंगे। आप थोड़ा समय दीजिए।
अरे इसमें शुक्रिया अदा कैसे? मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है और मुझे अपने बेटे के लिए ये बिल्कुल अच्छी लगी है और सर्वगुण संपन्न भी है। और शादी की चिंता आप मत कीजिए, वो सारा खर्चा मैं उठा लूंगी। जी समधन जी। फिर क्या था, दुर्गा देवी अपने बेटे सोहन की शादी गरीब अमृता की बेटी निशा से कर देती है। सोहन के लिए ये एक जबरदस्ती की शादी थी। गृह प्रवेश करने के बाद सास निशा की नजर उतारती है। थु 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 थु, मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। माँ ये सब क्या है? शादी करवानी थी ना आपको, कर ली मैंने, अब मुझे बख्श दीजिए। इतना कहकर सोहन चला जाता है। सोहन जी, माँ जी, सोहन जी को क्या हुआ? वो इतने गुस्से में क्यों हैं? बहू वो थोड़ा ना परेशान है तो गुस्से में ही रहता है, पर तू मुझसे वादा कर सोहन का ख्याल रखेगी, धीरे धीरे तुझे सब कुछ समझ आ जाएगा। चलिए भाभी, मैं आपको कमरे में लेकर चलती हूँ। जी दीदी। फिर कीर्ति निशा को लेकर सोहन के कमरे में छोड़ देती है। निशा सोहन से बात करने की कोशिश करती है और सोहन गुस्से से रूम की डेकोरेशन खराब कर देता है। तुम्हें बात समझ नहीं आती है क्या? माँ ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई है। मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं था और मुझसे पति वाली एक्सपेक्टेशंस रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी पूरी नहीं होगी, समझी तुम? सोहन जी, ऐसा क्या हुआ है? अगर आपको पति पत्नी जैसा नहीं रखना तो हम दोस्त बनकर भी रह सकते हैं। थोड़ी बातचीत करने में क्या जा रहा है? अब एक कमरे में रहकर चुप तो नहीं रह सकते। देखो, मैंने तुम्हें जो बोलना था वो बोल दिया। अगर अपनी हद पार करोगी तो मैं भी अपनी हद पार करके कहीं तुम्हें कुछ कर न दूं, इसलिए समझ जाओ। फिर गुस्से में सोहन अलमीरा से शराब की बोतल निकालकर शराब पीने लगता है और इतनी पीता है कि नशे से ही सो जाता है। उसका ये रूप देखकर निशा बहुत परेशान और असमंजस में थी। पता नहीं इनको क्या हो गया है, पर जो भी हो मुझे माँ जी की बात रखनी ही होगी। ये तो ऐसे ही सो गए हैं, इनके जूते उतार देती हूँ, गर्मी लग रही होगी इस शेरवानी में। फिर निशा सोहन के जूते उतारकर बिस्तर पर सही से सुला देती है और एसी की ठंडक बढ़ा देती है। निशा सर्वगुण संपन्न बहू होने के सारे फर्ज निभाते हुए जल्दी उठकर खाना बना लेती है। अरे वाह भाभी, आपने तो बिना मेरी मदद के सब कुछ कर लिया। इसमें मदद वाली कौन सी बात है दीदी? हर लड़की को घरेलू काम तो आना ही चाहिए। तो क्या बनाया है मेरी बहू ने आज पहली रसोई में? माँ जी, मैंने प्याज की कचौड़ी, आलू का रायता, थोड़ी शाही पनीर, दाल मखनी, ये सब बनाया है और मीठे में हलवा। अरे वाह, सुनते ही मुंह में पानी आ गया। जा सोहन को भी जगा दे, फिर सब साथ में खाना खाएंगे और उसके लिए कॉफी ले जाना, उठकर पीने की आदत है उसे। जी माँ जी। पता नहीं कॉफी पिएंगे भी या नहीं, रात को उन्होंने शराब पी ली थी, मैं नींबू पानी भी साथ ले जाती हूँ, उन्हें ठीक लगेगा। ये सोचकर निशा नींबू पानी बनाकर ले जाती है और सोहन को उठाकर देने की कोशिश करती है तो सोहन गुस्से से उसकी ट्रे गिरा देता है। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है क्या? मुझसे दूर हटो, जस्ट गो अवे। सोहन की इतनी तेज आवाज सुनकर निशा वापस चलती है। जहाँ नाश्ते की मेज पर सोहन खाना खाने नहीं आता और दुर्गा देवी अपनी बहू को शगुन देती है। उसी वक्त सोहन तैयार होकर चला जाता है। अरे अब ये कहाँ चला गया बिना बताए? बहू, तुझे कुछ बोला था क्या? नहीं माँ जी, बस वो गुस्से में है तो कुछ बोल ही नहीं रहे। भाभी आप टेंशन मत लीजिए, भैया धीरे धीरे आपके साथ एडजस्ट कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। कोई बात नहीं कीर्ति दीदी। फिर सोहन का इंतजार करते करते रात के 10 बज जाते हैं। माँ जी, मुझे इनकी बहुत फिक्र हो रही है, वो अभी तक आए क्यों नहीं? लगता है सोहन फिर किसी बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होगा। बहू को बता दूं क्या? बहू चल हम दोनों उसे देखने चलते हैं, मुझे पता है वो कहाँ होगा। जी माँ जी। दोनों सास बहू सोहन को ढूंढते घर से बाहर निकलते हैं। इतने में सोहन लड़खड़ाता हुआ आता है और गिर जाता है। हे भगवान, ये इसको क्या हो गया? सोहन बेटा, सोहन। माँ जी, इन्होंने तो फिर से अपनी सुध-बुध खो दी। चलिए इन्हें अंदर लेकर चलते हैं। हाँ बहू चल।
फिर सास बहू उसे उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं और कमरे में लिटा देते हैं। बहू, उसे तेरी जरूरत है, मैं चलती हूँ। निशा फिर से उसके जूते उतार कर कपड़े बदल देती है और ऐसा करीब कई हफ्तों तक चलता है। सोहन बस बाहर जाता, क्लब में अलग अलग लड़कियों के साथ ऐश करता था और ड्रिंक करके घर आता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि सोहन मिलता नहीं था। फिर निशा उसे ढूंढ कर घर लाती थी, नशे में अपने हाथ से खाना खिलाती थी। 1 महीना बीत जाता है। अब सोहन ऐश्वर्या नाम की एक लड़की के चक्कर में फंस जाता है और उसे अपने घर ले आता है। और वो लड़की किसी गोल्ड डिगर से कम नहीं थी। बेबी, मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स दिलाओगे ना? मुझे गुची का पर्स और जिमी चू के शूज चाहिए। अरे जान, मैं तुम्हें सब कुछ दिलाऊंगा। तुम जानती हो ना, मैं बहुत अमीर हूँ। ऐसा करो, अब से तुम मेरे घर में ही रहोगी, तो मैं तुम्हें महारानी की तरह रखूंगा। क्या सच्ची? खुश होकर ऐश्वर्या सोहन के गालों पर किस कर देती है। सोहन उस पर भर भर के पैसा लुटाता है और फिर दोनों हाथ पकड़कर घर आ जाते हैं। ये देखकर दुर्गा कहती है, सोहन, सोहन बेटा, ये तेरे साथ में कौन है और तूने इसका हाथ क्यों पकड़ा है? माँ, ये मेरे साथ यहीं रहेगी, मेरी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या। आई लव हर। सोहन, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ तो ये सब क्या है? देखो, तुम इस घर में रह सकती हो, पर सोहन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब से तुम उस कमरे में नहीं रहोगी, समझी? चलो बेबी, अंदर चलते हैं। आई एम सो टायर्ड। बेटा, ये बिन शादी के तेरे साथ नहीं रहेगी, समझा तू? अच्छा, ऐसी बात है तो रुकिए। ये कहकर सोहन घर के मंदिर से कलावे का हार बनाकर ऐश्वर्या को पहना देता है और उसकी मांग भर देता है। हो गई ना माँ शादी, अब हमें रहने दीजिए। ये बोलकर सोहन ऐश्वर्या को अपने कमरे में ले जाता है। इस बात से निशा बहुत रोती है और दुर्गा देवी उसे संभालती है। ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर जाता है। सोहन ऐश्वर्या के साथ खूब हंस खेल कर घर में बात करता है, निशा की आंखों के सामने गले लगाता है। ऐश्वर्या जितना उससे पैसा मांगती थी वो उतने पैसे देता था। वहीं ऐश्वर्या घर में किसी की इज्जत नहीं करती थी, ना ही कोई उसकी। फिर एक दिन, सोहन, मुझे डायमंड का नेकलेस चाहिए, 10 करोड़ का है, प्लीज मुझे दिला दो ना। ऐश्वर्या, कल ही मैंने तुम्हें एक डायमंड की रिंग गिफ्ट की है और जब से आई हो तब से बहुत ब्रांडेड चीजें दिलाई हैं। अब थोड़ा पैसों का बचाव भी कर लो। तुम्हें तो पता है मैं कमाता नहीं हूँ, तुम अब फिजूल खर्च ज्यादा कर रही हो। आई नो कि तू एक दिन अपनी ये गरीब हालत दिखाई देगा, फटीचर कहेंगे। जब तेरी औकात ही नहीं थी तो तूने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाया? ऐश्वर्या, ये तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। यू नो, आई लव यू सो मच। अरे भाड़ में गया तेरा 2 टके का प्यार। ये सुनकर सोहन ऐश्वर्या पर हाथ उठा देता है और वो गुस्से में अपना सामान लेकर निकल जाती है। तभी दुर्गा अपने बेटे को समझाते हुए कहती है, देख लिया तूने, 2 दिन का प्यार। वो लड़की सिर्फ अपने मतलब से तेरे साथ थी, तेरे पैसों के लिए। तूने इस अनजान लड़की पर करोड़ों रुपए लुटा दिए, पर तूने कभी अपनी पत्नी को एक मामूली सी पायल भी दी? उस बेचारी ने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, तेरी डांट सुनी, तेरा इतना ख्याल रखा। अरे तू नशे में इधर उधर रोड पर पड़ा रहता था तो तेरे को ढूंढ कर घर लाती थी, पर उसे क्या मिला? सिर्फ तेरा गुस्सा, तेरी नफरत। काश मैंने उससे तेरी शादी ना कराई होती, क्योंकि उसे इतना सब कुछ झेलना ना पड़ता। क्या निशा ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैंने उसे सिर्फ धोखा दिया? माँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मन तो आ रहा है खुद को खत्म कर लूं। नहीं नहीं सोहन जी, फिर कभी ऐसा मत कहना। मुझे माफ कर दो निशा, मुझे एक मौका दो, मैं सुधर जाऊंगा। मुझे विश्वास है। इस तरह दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। निशा उसे माफ कर देती है और सोहन एक अच्छा पति बनकर हमेशा निशा का ख्याल रखता है।